वेलकम गाइस इन द EMI लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरा वो जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का था और मैग्नेटिज्म का था, आप लोगों ने वो सब किया होगा। अगर आपने वो सब लेक्चर कर लिया है पूरा कंप्लीट, तो अब हम लोग करने जा रहे हैं EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पता ही है आप लोग को उसका। और वो होता क्या है ना, कि वो बच्चे को समझ में नहीं आता है। उसमें उसमें थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ यूज़ होता है जो समझ में नहीं आता है बच्चे को। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपका मैं शॉर्ट रिवीजन प्लस वो चीज़ भी समझा दूँ जहाँ जहाँ दिक्कत होता है बच्चे को। और उसके बाद हम लोग 1 to 1 क्वेश्चन करेंगे जो अब तक आ चुका है, जैसे हम लोग करते आए हैं। तो तैयार हो जाइए रेडी के लिए, रिवीजन के लिए EMI का। ओके, तो लेट्स स्टार्ट फॉर द रिवीजन ऑफ EMI। तो देखिए, आपको जो पढ़ना इसमें है फर्स्ट टॉपिक, ठीक है, वो पढ़ना होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या पढ़ना होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है तो सुनिएगा। फ्लक्स को दिखाते हैं फाई से, ठीक है, आपकी मर्जी जिसे दिखाइए, लेकिन यहाँ दिखाते हैं फाई से। तो हम लोग कहते हैं B.A, ठीक है। अब ये फ्लक्स होता है क्या है, किसी भी सरफेस से, जैसे आपके पास कोई भी सरफेस है, ठीक है, कोई भी सरफेस है, मान लिया चलिए ये बॉडी है, कोई भी एक सरफेस है, इस सरफेस से, ठीक है, परपेंडिकुलर, इस सरफेस, जैसे सरफेस है, इस सरफेस है, जैसे ये आपका मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर परपेंडिकुलरली इस सरफेस से कितना मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पास कर रहा है उसे बोलते हैं फ्लक्स। नंबर कितना, 10 20 30 50, कितना कितना मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पास कर रहा है उसे बोलते हैं फ्लक्स। तो एक तो नंबर का फार्मूला हुआ कि नंबर गिन ले आंसर आ गया, और एक फार्मूला होता है आपका जो, ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले से अगर आपको एरिया पता है और ही पता तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, जब इसको तोड़ेंगे ना B.A, तो आपका आएगा कॉस। कॉस क्यों आया? क्योंकि देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि मान लिया कि ये एरिया है, ठीक है, मान लिया कि ये इसका एरिया है। तो ये जो एरिया है, इस एरिया से, ठीक है, एरिया देखिए, ये जो आपका ना A4 एरिया वेक्टर, B4 मैग्नेटिक फील्ड, तो ये थीटा है, इसके बीच का एंगल है। तो देखिए, तो अगर हम लोग ये मानते हैं B cos थीटा, तो आप देख रहे हैं कि इससे ये का है कंपोनेंट। तो इसलिए मैंने कहा था कि सरफेस से परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना पास कर रहा है उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। बात समझ में आया? और ऐसे तो फॉर्मूला याद रखिएगा तो बहुत काम आपको आएगा, ठीक है, लेकिन ऐसे समझने के लिए है, ठीक है, कि कितना नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पास कर रहा है उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। और अगर इलेक्ट्रिक रहा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो फाई का फार्मूला होता था BA cos थीटा, ठीक है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज़ पड़ेगा पूरे चैप्टर में आप लोगों को। अच्छा, अब हम लोग आते हैं फ्राडे लॉ ऑफ EMI। मतलब कि फ्राडे साहब ने क्या कहा था इसके बारे में, तो उन्होंने ये कहा था कि किसी भी लूप में, किसी भी वायर में, किसी भी लूप में, किसी वायर में जो EMF, समझते क्या होता है EMF? मतलब आप कह सकते हैं कि वोल्टेज, ठीक है, अलग थोड़ा सा होता है डिफरेंस, लिंक कह सकते हैं वोल्टेज, ठीक है। तो जो EMF पैदा होता है किसी भी कॉइल में, किसी भी वायर में, वो प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन फ्लक्स से, चेंज इन फ्लक्स से वो होता है प्रोपोर्शनल। ये बात किसने कहा था? ये जो लॉ है, ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ फराडे है, ठीक है। इसमें बस इतना ही कहा कि इससे होता है प्रोपोर्शनल। अब ये सेकंड लॉ ऑफ फराडे, देखिए सेकंड लॉ ऑफ फराडे में क्या कहा गया था। तो सेकंड लॉ ऑफ फराडे में ये कहा गया था कि देखिए, अब देखिए ये आप लोगों को पता होगा, आप देख रहे हैं ये बड़ा, अगर ये सिंबल का मतलब होता है चेंज, ठीक है, और ये भी मतलब होता है चेंज, ये, ठीक है, इसे बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इसे बोलते हैं डेल्टा। अगर ये लगा हुआ है तो इसे बोलते हैं एवरेज चेंज, और ये लगा हुआ है तो इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज, ठीक है, दोनों चेंज ही है। तो आपको ऐसे रखना याद है कि चेंज इन फ्लक्स बाई टाइम, अब चाहे एवरेज हो या इंस्टेंटेनियस हो, कोई भी हो, चेंज इन फ्लक्स बाई पर यूनिट टाइम, ठीक है, इसका अगर लेंगे मैग्नीट्यूड हम, तो ये बराबर होगा इंड्यूस EMF, जो पैदा होगा वोल्टेज किसी भी लूप में, किसी वायर में जो पैदा होगा वोल्टेज, वो वोल्टेज इक्वल होगा, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से। ये आपका था सेकंड लॉ ऑफ फराडे, ठीक है। अब चेंज कैसे भी हो सकता है, चेंज यहाँ तो जो लिखा हुआ चेंज है, ये चेंज आपका है इंस्टेंटेनियस, तो इसका आंसर भी आएगा इंस्टेंटेनियस, लेकिन हम यहाँ लिखा है आई इंड्यूस है। अब आई इंड्यूस कैसा है, तो इंस्टेंटेनियस इंड्यूस, ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल था कि आपका ये भी हो जाता है एवरेज भी,
इसका कोई टेंशन नहीं वाला बात नहीं है, जो भी चेंज होगा वो उसके अकॉर्डिंग ये आंसर आएगा। अगर ये चेंज है, अगर ये चेंज इंस्टेंटेनियस है तो इसका आंसर भी यही आएगा। क्या देखिए यहाँ तो लिखा है हम ई इंड्यूस, अब ई इंड्यूस कौन सा, एवरेज की इंस्टेंटेनियस, तो अगर ये इंस्टेंटेनियस है तो ये भी आएगा इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो खैर आपको रखना इतना याद है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ये इक्वल होता है ईएमएफ इंड्यूस से। ये सेकंड लॉ ऑफ फैराडे है। अब आइए लेंस लॉ। लेंस लॉ क्या था, ये इंपॉर्टेंट है लेंस लॉ। देखिए लेंस साहब ने कुछ किया नहीं था, बस उन्होंने इतना कहा था कि ये उन्होंने ये कहा कि फैराडे साहब ने सही कहा है। ठीक है, बस उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक साइन लगा दिया, माइनस साइन। क्या लगा दिया, माइनस साइन लगा दिया। अब इसका मतलब क्या मैं आपको बता रहा हूँ, क्या लगा दिया उन्होंने, बस लगा दिया माइनस साइन। उन्होंने कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स नेगेटिव टाइम्स इक्वल होता है ईएमएफ इंड्यूस से। किससे, ईएमएफ इंड्यूस से। ठीक है, वो इक्वल होता है। तो इतना बात आपको याद रहेगा। अच्छा, अब इसको समझते हैं क्या मतलब क्या है। देखिए मान लें कि हम एक कॉइल लिया और कॉइल के अंदर से पास कराया मैग्नेटिक फील्ड। क्या पास कराया, मैग्नेटिक फील्ड पास कराया इस कॉइल से। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है इस कॉइल से, तो मैग्नेटिक फील्ड हम देखिए यहाँ दिखा रहा, मतलब कि बढ़ रहा मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ता है तो आपको याद होगा फार्मूला ऑफ फ्लक्स है बी ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स चेंज होने का तीन तरीका, चाहे तो आपका थीटा भी है, एरिया भी है, बी भी है। आप इसमें से कुछ भी कीजिएगा तो फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा रहे हैं, तो फिर इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा। अब ये जो फ्लक्स चेंज होगा इस लूप के अंदर में, तो इसके वजह से ये जो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा था, या आप पहले यहाँ रहिए फैराडे लॉ, उन्होंने ये कहा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, अगर फ्लक्स चेंज होगा तो इस पर पैदा हो जाएगा आपका ईएमएफ, इससे पैदा हो जाएगा वोल्टेज। और अगर पैदा होगा वोल्टेज तो करंट चलेगा। ये बात तो तय है कि अगर इसमें वोल्टेज आपको हो रहा है डेवलप है तो इसमें करंट चलेगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर आपका लगा हुआ था माइनस साइन। अब इसका देखिए यूज़ यहाँ पर होने वाला है कि जो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो बढ़ रहा है उसकी वजह से फ्लक्स, इसमें जो अंदर में जा रहा फ्लक्स है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, वो भी बढ़ रहा होगा। अगर वो बढ़ रहा होगा तो फ्लक्स बदल रहा होगा। अगर आपका फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, तो अगर आपका फ्लक्स चेंज हो रहा होगा तो उससे क्या होगा कि इसके अंदर पैदा हो जाएगा आपका ईएमएफ, और पैदा होगा ईएमएफ, इसमें आपका चलेगा करंट। अब करंट चलेगा कौन डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कि इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो देखिए करंट चलेगा कुछ ऐसा, ठीक है, कि जिस वजह से पैदा हुआ है उसको अपोज करेगा। तो देखिए यहाँ पर करंट पैदा क्यों हुआ, तो कोई अंदर में मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइंस बढ़ रहा है। तो अंदर में बढ़ रहा तो ये करंट ऐसा पैदा होगा कि इसका मैग्नेटिक ऑफ लाइंस जो ये करेगा इंड्यूस, ये करंट वो उल्टा होना चाहिए, अपोज करेगा। इसका मतलब होता है अपोज करना। ठीक है, तो देखिए अपोज करेगा तो हम ऐसा पैदा करें करंट, तो अगर हम किसमें करंट ऐसा पैदा करेंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड देखिए बाहर और अंदर बढ़ रहा, तो अंदर बढ़ उसको अपोज किया। तो मतलब आपको ऐसे रखना याद है कि इंड्यूस करंट वहाँ पैदा होगा, इंड्यूस करंट वहाँ पैदा होगा जहाँ मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पर से अपोज कर पाए वहाँ पैदा होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रहेगा। अच्छा देखिए सपोज अब हम लोग मान के चलते हैं एक और केस। सपोज हम एक ये लूप लिए, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस घट रहा है। अब क्या होगा, तो आपको करेगा अपोज। जब घट रहा है तो चाहेगा बढ़ा दे, घट रहा है तो चाहेगा बढ़ा दे, ये हमेशा करता है अपोज, इसका मतलब ही होता है अपोज। ठीक है, तो ये बढ़ा देगा। तो अंदर में घट रहा है तो ये करंट कुछ ऐसा पैदा होगा कि बढ़ा दे। देखिए अगर करंट ऐसा पैदा करें हम, तो देखिए इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, अब पहले से भी अंदर है तो सपोर्ट कर दिया। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट निकालते कैसे हैं कि इंड्यूस करंट वहाँ पैदा होगा जहाँ जिस वजह से पैदा हुआ था इसके अंदर में इंड्यूस करंट, उसको ही अपोज करेगा। यही लेंस लॉ, लेंस हमने यही कहा था, जिस वजह से इसके अंदर में करंट पैदा हुआ था उस वजह को ही अपोज करता है, उसको ही बोलते हैं लेंस लॉ। इस बात को याद रखिएगा। अब इसका यहाँ पर इसका यूज़ था। ठीक है, और क्यों होता है तो इसका जो डिटेल लेक्चर है वो तो मैं आपको पढ़ाऊँगा ही IT वाला इसमें बैच में, लेकिन यहाँ के लिए इतना इनफ है समझने के लिए। अच्छा तो देखिएगा ये बात हमेशा रखिएगा याद, अगर बढ़ेगा फ्लक्स अगर बढ़ रहा है, ठीक है, तो अपोज,
घट रहा है तो सपोर्ट, यहाँ घटा था सपोर्ट कर दिया, बढ़ा था तो अपोज कर दिया, ठीक है। अच्छा अब हम लोग यहाँ बात है, देखिए मान लिया कि एक लूप है, वो लूप को हम रखे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा अंदर में है, मैग्नेटिक फील्ड है और लूप घूम रहा है, लूप घूम रहा है, घन घन लूप घूम रहा है, और लूप घूमेगा तो इसका इसका कुछ थीटा होगा, इसका कुछ ओमेगा होगा, कुछ ओमेगा तो होगा, तो इसका तो आपको पता है कि क्या होता है ओमेगा, ओमेगा इक्वल होता है थीटा बाई टी, तो कितना होगा आपका इसको थीटा कर लीजिए, थीटा इक्वल टू क्या होता है ओमेगा इनटू टाइम, ठीक है। तो इतना तो आपको पहले से आपको आता ही होगा, ठीक, थीटा इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा इनटू टाइम, ये कितना एंगल चलेगा तो इसकी स्पीड से पता चल रहा है कितना एंगल ये घूम रहा है, ये लूप, ठीक है। अच्छा हमको पता है ना कि अगर हम लोग निकाल रहे हैं इंड्यूस ईएमएफ इंस्टेंटेनियस, तो यहाँ हम लेंगे डी फाई बाई डी टी, और ये मैंने साइन तो दिखाता है लेंस लॉ को कि अपोज ये वाला, ठीक है। अब आइए एवरेज का भी, तो देखिए ये मैंने साइन हर जगह पर होगा, इसका आप अगर लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं भी लिखा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये हर जगह पर होगा, ठीक है। अच्छा अब आइए आपका इंस्टेंटेनियस और ये एवरेज, तो अगर ये डी फाइव बाई डी टी है तो मतलब कि इंस्टेंटेनियस, अगर डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी है तो एवरेज, ये कौन सा एवरेज, तो इंड्यूस ईएमएफ का एवरेज, ठीक है, मतलब इंड्यूस वोल्टेज का एवरेज। अच्छा अब यहाँ पर आइए देखें, तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपका, अगर ये जो हमको पता है कि फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स होता था बी ए कॉस थीटा, ठीक है, अगर वैल्यू ऑफ थीटा अगर हम ये पुट कर दें ओमेगा टी क्योंकि घूम रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी ए कॉस ओमेगा टी। अब इस हम इसका अगर करते हैं डेरिवेटिव्स, फ्लक्स का देखिए लिखा हुआ डी फाइव डी टी, इसका कर रहे हैं डेरिवेटिव्स तो आपका आ जाएगा साइन, साइन आ जाएगा, देखो तो ये कॉस का होता है साइन कॉस का होता है माइनस साइन, तो आपका कॉस का होता है माइनस साइन, और माइनस साइन यहाँ पहले से लगा हुआ है ही, पहले से लगा हुआ है ही, तो यहाँ आपका हो जाएगा प्लस बी ए, देखिए यहाँ से बी ए लिखा हुआ है और ओमेगा आ जाएगा बाहर, तो बी ए ओमेगा और यहाँ माइनस साइन है और कॉस का होता है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा प्लस साइन, ठीक है। तो बी ए ओमेगा जो बाहर आने वाला है उसको हम डायरेक्ट बोल देंगे ई नॉट, तो इसका फॉर्मूला आ रहा है ये आ रहा है कि ई इंस्टेंटेनियस बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ई नॉट यहाँ पर क्या है मैक्सिमम, क्या है मैक्सिमम आपका वोल्टेज है यहाँ पर। अच्छा इसका वैल्यू कितना है बी ए ओमेगा, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, ए क्या है एरिया ऑफ लूप, ओमेगा क्या है इसका एंगुलर वेलोसिटी किसका कॉइल का। अच्छा अब हमको पता है कि अगर हमको पता है कि अगर हम लोग को वोल्ट आ चुका वोल्ट, तो वोल्ट से हम लोग आ जाएगा करंट भी, कैसे वी बाई आर, तो इसमें जो रेजिस्टेंस इस वायर का होगा, जो भी रेजिस्टेंस होगा वायर का होगा उससे कीजिएगा आप डिवाइड, तो आपका आ जाएगा इसमें करंट, कितना करंट इसमें आपका चल रहा होगा। अच्छा अगर सोचिए कि अगर हम लोग निकाल रहे हैं आई इंस्टेंटेनियस, तो हम लिखा आई लिखा है, ये लिखा है कि EMF लिखा है इंस्टेंटेनियस अपॉन आर कर दिया, अगर हम निकाल रहे ए एवरेज तो हम लिखेंगे ई एवरेज अपॉन आर कर देंगे, ठीक है। अब सोचिए आई बराबर होता है क्यू बाई टी, आई बराबर होता है क्यू बाई टी। अच्छा और इसका मतलब ये होता था डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, तो टी टी हो रहा है कैंसिल, तो डेल्टा, तो यहाँ पर हो रहा है डेल्टा क्यू बच गया, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू आ रहा है डेल्टा फाइव बाई आर, फाइव आर तो पहले था ही और फाइव बाई टी जो था तो टी आपका हो गया कैंसिल। तो ये फॉर्मूला होता है चार्ज फ्लोन, क्या होता है कितना चार्ज बह रहा है या चल रहा है, ठीक है, चार्ज फ्लोन कितना चार्ज फ्लो कर गया, ठीक है, ये बात आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ तक आप कर लीजिए, अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। यहाँ तक में दिक्कत होगा तो हमसे दोबारा पूछिएगा आप, तो कंप्यूटर जी इसको हटाया जाए और दूसरा वाला स्क्रीन लाया जाए। तो देखिए हम लोग का वहाँ तक तो हो चुका था, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर रेक्टेंगुलर लूप है जो जो आपका अंदर भाग रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड में, फिर वहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो इसमें होना क्या है कि जब लूप अंदर भागेगा तो जब ये अंदर इंटर कर रहा होगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, जैसे जैसे इंटर करेगा वो, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, ठीक है। तो अंदर जाने वक्त तक फ्लक्स बढ़ेगा, लेकिन जब तक अंदर पहुंच जाएगा फिर अंदर में ही रहेगा, फ्लक्स नहीं बढ़ेगा, फ्लक्स डज नॉट चेंज, जो है वही रहेगा। फिर जब फ्लक्स बाहर होगा, जब
जब लूप बाहर होगा तो फ्लक्स घटेगा। तो मतलब कि इसमें आपको होना है 3 स्टेज। एक स्टेज की फ्लक्स का बढ़ना, फिर अब फ्लक्स हो जाना कांस्टेंट, फिर फ्लक्स आपका घटना। ठीक है, फ्लक्स बढ़ा है, फ्लक्स कांस्टेंट है, फिर फ्लक्स घटा है। तो ये 3 स्टेज यहाँ पर है। ठीक है, अब हम लेकिन हमको तो पूछता है आपसे क्वेश्चन में कि बताइए भाई क्या होगा ईएमएफ। तो पहले आपको आना चाहिए फ्लक्स। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। तो अगर हम बात करें इस लूप का एरिया वेक्टर, वो कहाँ, चाहे तो बाहर चाहे अंदर, जहाँ लीजिए आप, क्योंकि लूप ओपन सरफेस है। तो हम इसको अंदर लिया, ठीक है, अंदर लेंगे। अगर अंदर लिया तो मैग्नेटिक फील्ड तो हो जाएगा आपका, हो जाएगा पैरेलल। तो एंगल होगा 0 डिग्री, कॉस 0 होता है 1, तो बी इंटू ए। ठीक है, बी इंटू ए। तो बी तो आपको दिया हुआ बी है। अब रहा सवाल एरिया, तो कैसे निकाल लेंगे एरिया। तो जब ये अंदर जा रहा होगा, जितना पोर्शन इसका जाएगा अंदर, तो वो जो एरिया के लिए हमको चाहिए, तो ये तुमको पता है ए, ये लेंथ कितना होगा, जितना ही जाएगा अंदर, तो v इंटू टी कर देंगे तो आपका ये लेंथ निकल जाएगा, जितना भी जाए अंदर। ठीक है, v इंटू टी, वी मतलब कि v इंटू टी करने पर वो लेंथ निकल जाएगा। आप इसको टी भी बोल सकते हैं, हम डी टी लिखा है, टी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टी बोलिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो उतना क्या होगा, ये हो जाएगा। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि v इंटू टी करने पर वो लेंथ निकल जाएगा जितना ही अंदर जाएगा, और ए इंटू क्या, तो अब कहा गया एरिया, ये पूरा जगह लिया हुआ एरिया का, एरिया मैग्नेटिक फील्ड। तो अब कहा रहा फ्लक्स। ठीक है, आपको पता है कि टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी अब अगर करें डी टी से कितना आएगा 1, तो ये तो खत्म कहानी, तो बी ए वी बचा। तो ये फार्मूला आया, फार्मूला ऑफ है इंड्यूस ई में, फार्मूला आया बी ए वी। यहाँ बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ए क्या है, साइड लेंथ ऑफ लूप, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लूप जिससे वो भाग रहा है। ठीक है, अब इसका ये ग्राफ है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आपको आना चाहिए, आता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आया तो ठीक है, देख लेंगे क्या करना है हम लोग, क्वेश्चन हम लोग फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आ जाए तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई ऐसा हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, अब आइए यहाँ पर ई मैग्नेटिक, ये ई एम एफ। ई एम एफ क्या है, तो बी इंटू वी आया। ठीक है, अब रहा करंट। तो अगर आपको पता है वोल्ट, वोल्ट में आप भाग कीजिएगा रेजिस्टेंस है, तो आपका जाएगा करंट। तो कितना होगा करंट, बी ए वी बाई आर हो गया। ठीक है, तो आपको करंट भी आ गया, ए भी आ गया। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर कि एक आपका हाफ डिस्क है जो घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। यहाँ एक, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। जब ये घूमेगा ना तो इसका आधा पोर्शन तो मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा, फिर जब बाहर बाहर आएगा तो यहाँ से यहाँ तक में फिर मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड है नहीं है, कुछ ऐसा होने वाला। लेकिन जब भी जा रहा होगा अंदर तो फ्लक्स बढ़ेगा, जब निकल रहा होगा बाहर फ्लक्स घटेगा। कहानी कुछ ये इसका हो रहा होगा। ठीक है, तो हम इसको एक, आपको तो काम से फार्मूला है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जब ये जा रहा होगा अंदर, तो मान लिया कि इसका इतना पोर्शन अंदर गया है, तो हमको काम पड़ेगा एरिया का, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो दिया हुआ बी ही है। अब रहा सवाल एरिया, एरिया होता है बेस इनटू हाइट। मान लिया कि इस ट्रायंगल का इतना पोर्शन अंदर गया, मान लिया। ठीक है, तो ये थीटा माना इसको हम। ठीक है, और ये हुआ लेंथ, ये हुआ बेस, ये हुआ हाइट, तो ये आर्क हुआ हाइट, तो ये होगा आर। ठीक है, तो ये आपका होगा आर थीटा, आर्क, ये आर, तो बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट, तो कितना है, हाफ आर उसका थीटा। अब थीटा हमको पता है जबकि चूंकि गोल घूम रहा है तो ऐसा होगा ओमेगा टी, तो हम यहाँ लिखा ओमेगा टी। और हमको पता है ना जब फाई आता है तो कितना होता है एम एफ। आप इसको जब करेंगे डेरिवेटिव्स तो टी को हो जाएगा 1, तो हाफ बी स्क्वायर ओमेगा बाई 2। ये आया फार्मूला ऑफ इंड्यूस ई एम एफ इन अ सेमी सर्कुलर डिस्क, ये आया आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसका काम पड़ता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है तो बहुत अच्छी बात है, बी आर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 आंसर। अब आइए अगर देखिए ग्राफ का, तो जब ये अंदर जा रहा होगा, ये डिस्क है, जब अंदर जा रहा होगा तो फ्लक्स बढ़ रहा होगा, जब फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो करंट कैसा होगा इंड्यूस, इसका करेगा अपोज। ठीक है, कैसा होगा, करंट करेगा अपोज, करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अपोज का करेगा, जब निकल रहा होगा तो सपोर्ट करेगा। तो एक बार प्लस ऊपर में होगा, नेगेटिव में होगा, एक बार ऊपर में होगा, मान ली प्लस में है, आप इसको अगर प्लस माना है तो एक बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे आपका करंट चलता रहेगा, यही कहानी होता रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग आते हैं कि एक वायर है और वायर के बगल में एक रखा हुआ लूप है, उस लूप रखा हुआ और उसका वो जो डिस्टेंस है, जो दूरी है वायर से, वो ए है और ये वायर इन्फिनाइट है। तो आपको तो आना चाहिए फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू द इन्फिनाइट वायर, वो था म्यू नॉट आई 2 पाई डी। ठीक है, क्या था, म्यू नॉट आई 2 पाई डी, इन्फिनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आपको आना चाहिए किसी भी हाल में। ठीक है, अगर आपको फ्लक्स आता है तो फ्लक्स में हम पुट कर देंगे फार्मूला ऑफ बी। अब रहा सवाल एरिया, और ये तो आपका कॉस 0 तो होगा 1। अब रहा एरिया, तो इसका तो एरिया क्या होगा ना, देखिए
इसमें हो क्या है, उसमें दिक्कत क्या हो रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है वो यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ पर नहीं, वो यहाँ पर नहीं, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा घट रहा है, जो कि दूरी बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, घट रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, जब मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट था लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है। जब मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होगा, सोचिए क्या करते हैं हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन। इसका सिंपल, इसका हम लोग इंटीग्रेशन किए होंगे आराम से, क्या होंगे, जीरो से लेकर ए प्लस एल तक क्या होंगे इंटीग्रेशन, तो आपका आराम से आंसर आएगा ए प्लस एल बाई ए, कोई मुश्किल नहीं है, लॉग में आंसर आता है म्यूट आई आई एल टी 2 पाई। ये फार्मूला फ्लक्स का है, ठीक है, एल एन ए प्लस एल बाई ए, बहुत इजी फार्मूला, आई तो अच्छी बात है। अब रहा आपका ई एम एफ, इसमें भाग के आप टाइम से, टाइम खत्म कहानी, तो म्यूट आई एल 2 पाई एल एन ए प्लस एल बाई ए, ये फार्मूला आपका ई एम एफ इंड्यूस इन अ कॉइल। कब? जब वो कॉइल कहाँ रखा हुआ रहेगा, आपका रखा हुआ रहेगा मैग्नेटिक फील्ड में। बात समझ में आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। दूसरी बात ये भी है कि ये जो मैग्नेटिक में रखा हुआ रहेगा ना, तो यहाँ पर ये भी होगा कि करंट बढ़ रहा होगा, करंट अगर बढ़ेगा नहीं तो फ्लक्स बदलेगा भी नहीं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, आपका करंट बढ़ रहा होगा। अच्छा खैर, अब यहाँ पाइए मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ में क्या होता है ना कि जैसे कोई रड है, ये रड है, देखिए नाम ही क्या, नाम है लिखा हुआ मोशनल, मतलब कि वैसा वोल्टेज, वैसा ईएमएफ जो आता हो मोशन की वजह से, नाम पड़ा मोशनल ईएमएफ, ठीक है। एक होता है इमोशनल, इमोशनल नहीं, मोशनल ईएमएफ, ठीक है। अच्छा, ये रड है, मान लीजिए रड है, ठीक है, अगर आप इसको लेके भाग रहे हैं आप मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होगा, वेलोसिटी यहाँ पर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर में, तो वी क्रॉस बी, थंब खुला ऊपर, तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स अगर ऊपर इसके अंदर में, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है आपका, मैग्नेटिक फोर्स अगर प्लस चार्ज होगा तो उसको लेकर चल जाएगा ऊपर, तो प्लस चार्ज ऊपर इकट्ठा होगा, माइनस चार्ज नीचे इकट्ठा होगा, तो ये हो जाएगा, तो जहाँ प्लस से माइनस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर, ठीक है। और ये कब तक भागता रहेगा, जब तक दोनों बराबर ना हो जाए, ठीक, तब तक ये भागता रहेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स आपका होता है क्यू, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है क्यू इंटू ए, मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू वी क्रॉस बी, क्यू से क्यू कैंसिल, ई इक्वल टू वी बी, ये आपका आ गया, ठीक है, फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू वी बी। अच्छा, अगर हम लोग बात करें कि कितना होता है पोटेंशियल, होता है ई डॉट डी, तो ई कितना है आपका वी बी, तो वी बी, और यहाँ पर जो डी है, डी यहाँ पर ये है, ये इसका लेंथ है, तो ये होगा वी बी और ये होगा एल, यहाँ पर जो डी है ना वो एल है, तो वी बी एल फार्मूला आया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रड। तो कोई भी रड अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर भागेगा तो उसके अंदर पैदा होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस, वो कितना होगा, वी बी एल। और अगर चाहते हैं कि आप याद करना वेक्टर फॉर्म, तो ऐसे वी क्रॉस बी डॉट एल, ये वेक्टर फॉर्म इसका है, ये भी है तो अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हो हमसे दोबारा पूछिएगा, कोई मुश्किल नहीं है, आपको बस होना चाहिए रिवीजन हर टॉपिक का, और समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है, कहाँ नहीं, सब कैसे कैसे हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ आइए, अब एक किसी वायर में करंट भाग रहा है, ठीक है, करंट भाग रहा है, और आप एक रड लिए, एक बार रड को आप ऐसे भगा, देखिए ऐसे भगा रहे हैं, इससे भगा रहा है पैरेलल, एक बार भगा रहा है परपेंडिकुलर, दो केस है, ठीक है। देखिए इस केस में क्या हो रहा है कि ये जो रड है, इस रड पर हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम है, यहाँ पे सेम, यहाँ पे सेम, क्योंकि दूरी सेम सब पॉइंट का है, तो मैग्नेटिक फील्ड सेम है हर पॉइंट पर। जब मैग्नेटिक फील्ड सेम, तो सिंपल जो फॉर्मूला वी बी एल वो लगा दिया, वी बी बी दिया हुआ कितना, बी नोट आई 2 पाई डी इंटू एल, आपका आंसर आ गया, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, एक चीज़ आपको रखना है और भी याद है, अच्छा ये जो रड भाग रहा है, अगर ये जो रड भाग रहा है तो फोर्स कहाँ लगा, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर, जैसे फोर देखिए मैग्नेटिक फोर्स हमेशा आप लोग क्या कीजिए निकालिएगा, तो वी क्रॉस बी अंदर है, वी क्रॉस बी, जहाँ मैग्नेटिक फोर्स होगा वहाँ प्लस चार्ज होगा, और जहाँ प्लस चार्ज होगा वहीं होगा हाई वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका हाई वोल्ट है, अगर इसका नाम, अगर नाम आप कर दिया तो ये होगा वी हाई वोल्ट है, और होगा वी लो वोल्ट, ठीक है, लो वोल्ट। बात समझ में आ रहा है कैसे निकालिएगा, जहाँ फोर्स वहाँ हाई, जहाँ पर फोर्स लगेगा वहाँ हाई वोल्ट, तो यहाँ पे कहाँ लगेगा फोर्स, यहाँ लगेगा हाई, तो ये हाई वोल्ट लो वोल्ट, तो वी ए माइनस वी बी, ठीक है। अब आइए यहाँ पर का कंडीशन कुछ अलग है, कि यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड अलग, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग, क्यों अलग हो रहा है, क्योंकि हर पॉइंट का दूरी चेंज है, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग, यहाँ अलग, सिंपल फिर से करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, कॉमन सी बात है। जब इंटीग्रेशन करेंगे, हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम बचाने के लिए, क्या आपको तो टाइम लेना है इंटीग्रेशन करने का। आप जब मेरा देखिएगा, आप जब मेरा देखिएगा आप रेगुलर बैचेस, तो वहाँ सब कुछ क्या रहेगा मिलेगा आपको। अभी आप कीजिए रिवीजन, तो वी ए माइनस वी बी, देखिए यहाँ कहाँ लगेगा फोर्स, ऐसे देखिए वी यहाँ, वी क्रॉस बी, यहाँ इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, अंदर होगा मैग्नेटिक फील्ड, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर ही था,
तो वी क्रॉस बी कहाँ लगा फोर्स, इधर, जहाँ फोर्स वहाँ पर हाई वोल्ट, वी एम एस वी बी, हाई से मैस लो। फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई वी 2 पाई एल एन ए प्लस एल बाई ए, ये फॉर्मूला है, ठीक है, याद आना चाहिए। हालांकि क्वेश्चन नेट में अभी तक नहीं पूछा है और जेईई मेंस में भी शायद नहीं पूछा है, लेकिन आए तो अच्छी बात है। अब देखिए, मान लें कि दो रड है जो रखा हुआ है, उसके ऊपर एक रड और रखा हुआ है। क्या किए हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं रियल प्रॉब्लम, ठीक है। हम लोग क्या किए कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को इसमें से बढ़ा रहे हैं, सपोज मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हैं, तो इस चाहे तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाइए या इसको ढक लेके जाइए। मान लीजिए इस रड को, ये रड है, इस रड को हम लेके जा रहे हैं, तो अगर हम इस, और ये मैग्नेटिक फील्ड, मान लिया मैग्नेटिक फील्ड, इस रड को हम लेके जा रहे हैं, तो फिर लगेगा फोर्स, ये हाई वोल्ट लो वोल्ट, इसको हम तार से जोड़ेंगे, तो हाई से लो करंट आपका चलता करंट है, तो करंट आपका कुछ चलेगा, कुछ रेजिस्टेंस तार का भी होगा, उसको हम लिखा है कैपिटल आर, कुछ रेजिस्टेंस इस रड का भी होगा जो हम लिखा है स्मॉल आर, उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, कुछ होगा, ठीक है। पहले बताइए कि अगर ये हाई है, ये लो है, तो यहाँ से यहाँ करंट चलेगा, तो वी बी एल इसका आ गया वोल्टेज। अच्छा, अब हमको पता है कि इसमें अगर बात करें हम लोग, इमेजिन को हटा दीजिए, ठीक है, इसका काम नहीं है, ठीक है। तो अगर मान लिया कि ये पॉइंट का नाम कर देते हैं बी पॉइंट, इसका नाम कर देते हैं, इसका नाम कर देते हैं ए पॉइंट, हाई वोल्ट कहाँ पर है, बी पर है, तो वी बी मैस वी है, तो आंसर है वी बी एल, ठीक है। ये आपका आया, ये आपका है इंड्यूस ईएमएफ इस रड में कितना इंड्यूस ईएमएफ होगा, वो तो आपका आ गया। अब रहा सवाल, अगर आपका पता है ईएमएफ कितना होगा करंट, तो वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है यहाँ से, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये टोटल रेजिस्टेंस है, तो वी बी एल अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। अच्छा, अब सवाल रहा फोर्स का, तो आप पढ़ा होगा फोर्स, मैंने आपको पढ़ाया है फोर्स का फार्मूला आई एल बी साइन थीटा, तो एल कहाँ, जहाँ करंट है वहाँ एल यहाँ, बी कहाँ अंदर, तो एल और बी में कितना एंगल है, 90 एंगल है, 90 तो आपका 1 हो गया, खत्म कहानी। अब रहा आई एल बी, तो आई तो पता है इतना आपका आई है, एल पता है कि एल तो एल ही है, बी कितना है, बी को बी छोड़ दीजिए आप, तो देखिए जब इसको पुट कीजिएगा आप यहाँ वैल्यू ऑफ आई, तो होगा वी बी का स्क्वायर एल का स्क्वायर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। अब इसमें आप पूछ सकता है एक्सेलरेशन, तो क्या बोलेगा एक्सेलरेशन। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, जो फोर्स है, फोर्स यहाँ है, वेलोसिटी इधर है, दोनों आपस में उल्टा है, तो यहाँ लगाया माइनस साइन, ठीक है। यहाँ माइनस साइन का मतलब ये है कि फोर्स इधर है तो वेलोसिटी इधर है, दोनों में आपका डायरेक्शन उल्टा है, तो यहाँ लगाया माइनस साइन, ठीक है। यहाँ भी आपका आंसर में जो आ रहा है एक्सेलरेशन, वो भी आपका माइनस में आ रहा है, याद रखिएगा इस सब ये बात इंपॉर्टेंट है, इसका काम पड़ेगा, लेकिन आपको नहीं, आपको बस अगर फॉर्मूला याद आता तो बहुत बड़ी बात है। हालांकि इस क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है, फिर भी आए तो अच्छी बात नहीं है, तो कोई बात नहीं है, तो यहाँ तक आप नोट कर ले। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ठीक है। तो कंप्यूटर जी स्क्रीन हटाया जाए और नया स्क्रीन लाया जाए। देखिए अब क्या है ना कि अब एक रड रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड बी इसमें रड रखा हुआ, अब ये रड घूम रहा है गोल गोल, इसका कुछ घूमने का दिया हुआ, उसमें कितना पैदा होगा आपका ईएमएफ, तो आपको इससे पहले मैंने पढ़ाया था, ठीक है, एक डिस्क का, उसका आया था आंसर बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पर आर नहीं है, यहाँ पर आर का काम कर रहा है एल, तो सेम आंसर है, सेम डेरिवेशन, कोई मुश्किल नहीं, बहुत ईजी है, ठीक है। बस इसमें देखना ये पड़ता है कि भाई हाई वोल्ट कहाँ, लो वोल्ट कहाँ, तो अगर वेलोसिटी अगर गोल घूम रहा है ऐसे, तो यहाँ के लिए तो v ऊपर होगा, तो v ऐसे b अंदर, यहाँ लगाया, यहाँ लगा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, यहाँ जहाँ मैग्नेटिक फोर्स वहीं पर जाएगा आपका प्लस चार्ज, जहाँ प्लस चार्ज जाएगा वहीं होगा हाई वोल्ट, जहाँ भी जाएगा प्लस चार्ज वहीं होगा हाई वोल्ट, तो हाई वोल्ट यहाँ आया। ऐसे भी आप याद कर लीजिए, चाहे रड हो या कुछ भी हो, जहाँ से वो हिंग गया हुआ है, जहाँ से घूम रहा है वहीं हाई वोल्ट, ठीक है, और उसके एंड पॉइंट पर लो वोल्ट, ये हाई वोल्ट ये लो वोल्ट, ठीक है, वी एच हाई वोल्ट वी एल लो वोल्ट, ये बात याद रहेगा आप लोग को, ठीक है। हिंग में हमेशा हाई वोल्ट ही होगा, तो वी ओ हाई वोल्ट माइनस लो वोल्ट इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, ये फार्मूला आया आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रड। अब अगर रड कुछ वायर कुछ ऐसा घुसा है, कुछ टकरा को बड़ा है, तो होगा तो यही फार्मूला यही होगा, लेकिन यहाँ पर जो एल है ना, वो एल आपका है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कौन सा है, जैसे यहाँ थोड़ी ना आप ये लेंगे, ये दूरी लेंगे कि यहाँ ए कहाँ बी कहाँ, वहाँ उसके अबाउट,
ठीक है। तो एल निकाल लेंगे, कितना आंसर है इसका आंसर वही होगा। अगर ये दूरी एल है तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 सबका वही होता है। अच्छा डिस्क जो है ना, डिस्क अगर सपोज ये डिस्क है, ठीक है, डिस्क भी मान सपोज एक रड यहाँ, 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 दिस इज अ कम्बिनेशन ऑफ रड्स, ठीक है, इन्फिनाइट रड्स को जोड़े तो डिस्क बन जाएगा। तो कहानी ऑफ डिस्क जो फॉर्मूला इसका है वही फॉर्मूला इसका भी आंसर आएगा। इसमें आपको ऐसा नहीं कि कॉलेक्शन निकालना पड़ेगा, वही आंसर है। जो भी लेंथ होगा एल होगा आर होगा बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 सेम आंसर। अब सवाल रहा करंट का। तो हमको पता था ना कि ये हिंग तरफ हाई वोल्ट होता है, यहाँ लो वोल्ट होता है, ठीक है। तो ये तो आपका वी एच है, हाई वोल्ट होगा, और ये आपको लो वोल्ट होगा। तो करंट चलता है हाई से लो, करंट चलेगा ऐसे ऐसे चलेगा करंट, ठीक है, करंट चलेगा ऐसे ऐसे हाई से लो, ठीक है। तो कितना होगा करंट, तो वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किसका, एक इसका अपना डिस्क का जो होगा स्मॉल और एक होगा इस वायर का जो होगा कैपिटल आर, हम मैंने लिखा यहाँ पर है। तो ये हुआ फार्मूला ऑफ करंट जो इसमें चलेगा, ठीक है। अच्छा अब आइए इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए मान लिया कि आपके पास कोई मेटालिक शीट है, मान लिया सपोज ये आपके पास मेटालिक शीट है मान लीजिए। तो इस मेटालिक शीट में तो चार्ज यहाँ भी, चार्ज यहाँ भी, चार्ज हर जगह पर है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, सपोज कोई भी चार्ज पार्टिकल, तो देखिए हमको पता है कि मेटल में चार्ज फ्री होता है, वो जहाँ तक होता है कि भाग रहा होता है। सपोज कोई चार्ज पार्टिकल अगर यहाँ पर यहाँ भाग रहा होगा, सपोज हम इसको क्यों माने यहाँ भाग रहा होगा, तो यहाँ कहाँ लगेगा फोर्स, मुझे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, इधर है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इधर मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो वी क्रॉस बी फॉर्मूला होता है, वी यहाँ बी अंदर अंदर तो क्रॉस भी यहाँ, तो यहाँ इसके लिए यहाँ भाग रहा तो फोर्स यहाँ, तो फोर्स यहाँ भाग यहाँ रहा, तो नेट कहाँ आ रहा है इधर, फिर आइए यहाँ के लिए फोर्स यहाँ भाग रहा है इधर, फिर यहाँ यानी हर जगह वो फोर्स इधर इधर इधर, तो इसको घुमा देगा गोल गोल। अच्छा अभी अगर देखें तो जब रुका हुआ चार्ज पर कोई अगर घुमा रहा है तो रुका हुआ चार्ज पर तो लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ना कि लगता है मैग्नेटिक फील्ड। तो यानी कि इसको घुमाया है घुमाया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड भाई जो घुमा रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड घुमा रहा है वो उसको बोलते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कि ई यहाँ ई यहाँ ई यहाँ ई यहाँ ई यहाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आया लूप, आया लूप इन द फॉर्म ऑफ लूप आया। तो इलेक्ट्रिक इस तरह लूप और भी होगा, मैंने 3 ही बनाया है, लूप और भी होगा। तो मतलब कोई मेटल प्लेट अगर किसी को हम डाल दें मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड को या तो बढ़ाएं या अगर घटाएं, तो उसके वजह से इसमें पैदा होगा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि सर्कुलर होता है नेचर में और नॉन कंजर्वेटिव होता है नेचर में। वो जो पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड जो पढ़ा था आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस निकला माइनस में चला गया, लूप फॉर्म नहीं करता है, ये लूप फॉर्म करता है, ठीक है। ये स्पेशल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, उससे हट कर हो गया। अच्छा अब इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से अगर चार्ज यहाँ घूम रहा हो गोल गोल, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो चार्ज अगर घूमेगा तो चार्ज घूमते होंगे तो बोलते हैं करंट भी, तो करंट भी तो ऐसा तो होगा। तो जो करंट आपका पैदा हो रहा है ड्यू टू इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको ही बोलते हैं ईडी करंट। क्या बोलते हैं, ईडी करंट। तो आप कह सकते हैं कि किसी मेटालिक शीट में अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से या घटने से, या फिर मेटालिक शीट को मैग्नेटिक फील्ड में लाने से या दूर लेके जाने से अगर उसमें करंट पैदा हो रहा है तो उसको बोलते हैं ईडी करंट। समझ में आया ईडी करंट क्यों पैदा हुआ, ठीक है, इसको बोलते हैं ईडी करंट। अच्छा अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सेल्फ इंडक्टेंस, ये क्या होता है। देखिए एक डिवाइस है जिसको बोलते हैं इंडक्टर, जैसे आपने पढ़ा है कैपेसिटर और रेजिस्टेंस, वैसे ही एक डिवाइस है जिसको क्या बोलते हैं इंडक्टर। इसमें क्या होता है, एनर्जी स्टोर होता है, यही काम होता है इंडक्टर में। अच्छा अब हम लोग देखते हैं कि इंडक्टर में होता कैसे है। अच्छा आप इंडक्टर में आप करंट दिए, ठीक है, शुरू में आप बैटरी, अगर सपोज बैटरी का कैपेसिटी है 20 एम्पियर का, तो क्या 20 एम्पियर तुरंत हो जाता है कि पहले 0 हो 1 2 3 ऐसा होता होगा, वो फास्ट होता होगा, लेकिन होता तो ऐसा 0 से शुरू होता होगा, तो 0 1 2 3, ठीक है। जब 0 से बढ़ रहा होगा करंट इसमें, तो करंट जब बढ़ रहा होगा, तो चूँकि सोलोनाइड भी तो है, देखिए आप इसका शेप लाइक सोलोनाइड है, जिसके वजह से देखिए ऐसे करंट अगर ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे है ऐसे है ऐसे है, ठीक है, ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ रहा होगा, ठीक है, शुरू में जब तक करंट बढ़ रहा होगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा होगा, जब करंट स्टॉप हो जाएगा बढ़ना तो मैग्नेटिक फील्ड भी हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता था B बराबर म्यू नॉट NI, ठीक है। तो जो खुद के मैग्नेटिक फील्ड से खुद के फ्लक्स चेंज होने के कारण खुद में करंट पैदा करेगा, जो खुद करंट को अपोज करेगा।
बात समझ में आ रहा है? जो इसमें करंट चल रहा है, खुद के करंट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, और खुद के मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने से फ्लक्स इसके अंदर चेंज होगा, और खुद के फ्लक्स चेंज होने से इसके अंदर खुद में पैदा हो जाएगा अपने, ये पैदा कर देगा आपका ईएमएफ, जो कि या करंट, जो कि इस करंट के उल्टा होगा अगर ये करंट बढ़ रहा होगा तो। ठीक है, तो अगर ये करंट यहाँ चला रहा है तो ये करंट यहाँ चलाएगा उल्टा। ठीक है, बात समझ में आया? सब चीज़ खुद की, इसलिए नाम पड़ा इंडक्टेंस, खुद का इंड्यूस हो रहा खुद से, नाम पड़ा इसका इंडक्टर। ठीक है, अच्छा बाकी इसका जो आपका ना डिटेल मैं आपको और पढ़ाऊंगा कभी, जब मैं पढ़ाऊंगा ना इसका मेन लेक्चर, तो वहाँ मैं आपको पूरा फील कराऊंगा, फील कैसे सब होता है। अभी के लिए इतना काफ़ी है। अच्छा, अगर सोचिए जब भी करंट बढ़ेगा तब का ये सिंबल बनाया है मैंने, अगर जब करंट घटेगा ना तो सपोर्ट कर देगा, हाई वोल्ट यहाँ लो यहाँ, ये भी करंट इधर ही चलाएगा, सपोर्ट करेगा। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अभी मैंने बनाया है कि करंट आपका बढ़ रहा है, आई हो रहा है इंक्रीज। ठीक है, आई क्या हो रहा है इंक्रीज, तब की बात है ये। ठीक है, अच्छा खैर हम लोग काम है, अगर हमसे पूछे कि बताइए कितना होगा फाइव मतलब कि फ्लक्स कितना होगा सब रिंग मिलाकर, यानी पूरा जो का है ना इंडक्टर, इसमें कितना होगा फ्लक्स, तो हमको पता है कि एक से तो होता है म्यू नॉट एन आई, तो सबसे कितना होगा, तो म्यू नॉट एन आई, तो एन आई क्या आई लेंगे, आई क्या आई लेंगे, नहीं, आई का मतलब कि आई मतलब कि एन आई लेंगे। ठीक है, एन आई, तो एन आई पहले से म्यू नॉट एन आई है, और फिर एक ठो एन आई और लेंगे, तो आपका हो जाएगा एन स्क्वायर, और इसको इंटू कर लेंगे इसके वॉल्यूम से, तो पाई आर स्क्वायर एल, तो पूरा का जाएगा फ्लक्स, कितना फ्लक्स है। तो ठीक है, ये फॉर्मूला हुआ, फॉर्मूला टोटल फ्लक्स। यहाँ पर आपका वी नॉट, इसको हम वॉल्यूम को लिख सकते हैं वी नॉट। अच्छा, इसमें आप देखिए, इसमें अगर आई कर ले बाहर तो जो चीज़ बच रहा है, आर भी कांस्टेंट, रेडियस भी कांस्टेंट, एल भी कांस्टेंट, एन भी कांस्टेंट, म्यू सब कांस्टेंट है, तो उसी कांस्टेंट को बोलते हैं इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? इंडक्टेंस। या फिर यहाँ से भी आई निकालिए, जो बचा म्यू नॉट एन स्क्वायर वी, इसको ही बोलते हैं इंडक्टेंस। तो कोई पूछा आपसे फाइन इंडक्टेंस, ये सब दे दे तो निकाल दीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब इसका एक शॉर्टकट है कि हमको पता है कि टोटल फ्लक्स डिपेंड करता है आई पर। ठीक है, तो इसको जब हटाएंगे ना, ए सिंबल तो एक आता है कांस्टेंट, इसी को हम बोलते हैं इंडक्टेंस। ये बच्चा वाला हो गया। ठीक है, ये लेकिन हालांकि ये एल का वैल्यू, मतलब कि आप किसी का भी टोटल फ्लक्स निकालिएगा, आई के अलावा जो बचेगा वही होगा वैल्यू ऑफ एल। ठीक है, वही होगा वैल्यू ऑफ एल। अच्छा, अब ये जो हम लिखा ना है आपका ईएमएफ, तो ईएमएफ हमको पता है ना कि आई फाई डी फाई बाई डी टी होता है, इसे हम टाइम से कर देंगे डिवाइड, तो आपका आ जाएगा ईएमएफ, आपका लगाता है माइनस एन भी, तो माइनस एन भी है, तो माइनस डी डी आई माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये हुआ फार्मूला ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन इंडक्टर। अच्छा, कितना एनर्जी होता है स्टोर, तो हाफ एल आई स्क्वायर। ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। कुछ नहीं, एल दे देगा, एल का मतलब होता है हेनरी, दे देगा क्वेश्चन में कितना हेनरी, अगर दे देगा करंट तो हेनरी पुट किया, करंट पुट किया, आपका आंसर आ गया कितना आपका एनर्जी स्टोर होगा। हेनरी इज ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्टर, जैसा नहीं होता ओम, ठीक है, फराड कैपेसिटर का, तो यहाँ पर होता है हेनरी। अच्छा, बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी का, ये क्या होता है, तो ये होता है ई बाई वी। क्या होता है? ई बाई, यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम जब सॉल्व किया थोड़ा सा तो आंसर आता है बी स्क्वायर टू म्यू नॉट, ये फॉर्मूला है, आपको याद आना चाहिए एज इट इज़। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्या चीज़ कि चार्जिंग ऑफ इंडक्टर। तो ये क्या होता है चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, तो जैसे हम लोग पढ़ा था ना आपका चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, वैसे ये भी होता है। इसका भी सेम फार्मूला होता है आई बराबर आई नॉट यानी आई मैक्स वन माइनस ई टू पावर टी बाई एल बाई आर। टी बाई एल बाई आर को हम लोग बोलते हैं टॉ, हम लोग वहाँ भी टॉ कहा था, यहाँ भी टॉ बोलते हैं। ठीक है, ये फार्मूला ऑफ है चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, यानी कि जो हम करंट देंगे तो ये आपका होगा चार्ज, ये अपना अंदर से पैदा करेंगे ना, आपका जो एनर्जी स्टोर करेगा, जो करंट पैदा करेगा, उसका फार्मूला कैसे कैसे ये वेरी करता है करंट के अकॉर्डिंग। तो आपको एल मतलब कि देगा, आपको देगा 2 हेनरी, आपको दे देगा इंडक्टर, आर देगा सपोज 2 ओम, पुट क्या सॉल्व किया टाइम देगा, तो इससे यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई मुश्किल वाला बात नहीं है। अब इससे कैसा ग्राफ होगा, तो ग्राफ चूँकि शुरू में चार्जिंग होगा तो बढ़ेगा तो ऐसे उठेगा, एक वक्त ऐसा आएगा जब इसमें हम करंट, जो ये बैटरी आपका मैक्सिमम करंट दे देगा, तो फिर ये अपने अंदर में करंट पैदा नहीं करेगा, तो उस वक्त हो जाएगा स्टॉप है, तब इसलिए फिर हो जाएगा पैरेलल। ठीक है, अच्छा अब आइए डिस्चार्जिंग का, जैसे कि इसको आप बैटरी लगा के चार्ज कर दिया, इसको निकाल दिया, अब इसको लगा दे किसी वायर में, तो अब ये करंट चलाना शुरू कर देगा, क्योंकि हो चुका चार्ज, ये अभी करंट चलाएगा, तो ये करंट चलाएगा कितना, तो इसका फॉर्मूला है डिस्चार्जिंग का आई बराबर आई नॉट ई मैक्स टी बाई टॉ। टॉ यहाँ पे क्या होता है, वही टाइम पीरियड। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि भाई 1 टाइम पीरियड में कितना हो जाएगा चार्ज। ठीक है, तो 1 टाइम पीरियड में कितना हो जाएगा,
तो 0.63 आई हो, ये होता है आई मैक्सिमम करंट का 0.63 टाइम्स हो जाता है, मतलब कि 63% चार्ज हो जाता है इंडक्टर इन अ वन टाइम पीरियड। ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये नीट में नहीं आएगा, जेईई मेंस में, जेईई मेंस में एडवांस में आता है, नीट में नहीं आता, ठीक है। अच्छा, डिस्चार्जिंग का ग्राफ कैसा होगा, तो आपका डिक्रीजिंग होगा, घट रहा होगा, क्योंकि उसके अंदर से करंट निकल रहा होगा, तो करंट घट रहा होगा, तो डिस्चार्जिंग का उल्टा होगा, ठीक है। और कोई मुश्किल नहीं है, सब कुछ दे देता है, पुट कीजिएगा, आंसर निकालिएगा, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। अच्छा, हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। यहाँ भी दो कॉम्बिनेशन होगा, एक सीरीज होगा, एक पैरेलल होगा। तो सीरीज में क्या होगा, एक के बाद एक के बाद लगा रहेगा L1 प्लस L2, तो कैसे कितना होगा इक्विवेलेंट, तो L1 प्लस L2। अच्छा, पैरेलल में क्या होगा, एक के ऊपर एक सेम वोल्ट रहेगा, तो एक यहाँ लगा हुआ है, तो कितना होगा 1/L1 प्लस 1/L2 1/R 1/L इक्विवेलेंट। इसका आंसर मतलब कॉम्बिनेशन फॉलो करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर फॉलो करता है रेजिस्टेंस को, और चार्जिंग फॉलो करता है कैपेसिटर को, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि इंडक्टर में कॉम्बिनेशन फॉलो करता है रेजिस्टेंस को, और चार्जिंग फॉलो करता है कैपेसिटर के फार्मूले को, ठीक है। बाकी तो आप लोग को वो पहले वाला आता ही होगा। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर जी, स्क्रीन को चेंज किया जाए। तो देखिए, अब हम लोग पढ़ रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस नाम से समझ में आ रहा है, म्यूचुअल मतलब कुछ होता होगा आपसी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा फेसबुक पर नहीं होता म्यूचुअल फ्रेंड, आपका फ्रेंड उसमें ऐड है तो उसका दिखाता आपको है, तो मतलब कि आपसी, किसी एक की वजह से किसी एक का। तो मतलब कि देखिए, यहाँ होता है क्या कि एक बड़ा कॉइल होता है, एक छोटा कॉइल होता है, ठीक है। तो बड़ा कॉइल से करंट को चलवा कर छोटा कॉइल में फ्लक्स पास करवा कर उसमें पैदा करते हैं करंट, यही होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। बात समझ में आया, बड़ा कॉइल में करंट को चलवा कर उसके वजह से जो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस करेगा छोटा कॉइल में, उसमें फ्लक्स बदलेगा, फ्लक्स बदलेगा तो लेंज लॉ साहब ने कहा था, या फ्राडे साहब ने कहा था कि इंड्यूस ईएमएफ होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा तो करंट पैदा होगा, तो करंट पैदा होगा, तो करंट इसमें पैदा हो गया। तो यही कहानी है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, ठीक है। अब थोड़ा समझ लेते हैं। जो बड़ा कॉइल है इसको हम लोग बोलते हैं आपका प्राइमरी कॉइल, जो कि मेन कॉइल है, इसमें आपको करंट चलाना है, और जहाँ पैदा करना आपको है आपका करंट है, उसको बोलते हैं आपका सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। ये कहानी। अब इसमें इसको एनपी मतलब कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, आईपी मतलब कि करंट इन प्राइमरी कॉइल, ठीक है। आर आपका रेडियस है, स्मॉल आर का मतलब हुआ कि रेडियस इन सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। इतना, अब ये दूरी कितना है दोनों का सेंटर का, ये डी है। अच्छा, अब ये जो डी है ना, ये डी इसकी रेडियस से बहुत बड़ा होता है कंपेयर, ठीक है, तभी ये सब फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। अच्छा, अब इसमें हम बात करें नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल एनएस, और आपका करंट जो इंड्यूस होगा वो लिखेंगे सेकेंडरी कॉइल का करंट आईएस, ठीक है। अब जो इसमें फ्लक्स होगा इसके वजह से उसको बोलेंगे फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू प्राइमरी कॉइल। आप फाई एस पी के हैं, या आप सिर्फ देखिए फाई एस पी के हैं फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल टू टू प्राइमरी कॉइल, या सिर्फ फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल के है, बात बराबर है। इसलिए बात बराबर है क्योंकि सेकेंडरी कॉइल में चूंकि फ्लक्स का जो कारण होगा तो यही होगा, और तो कोई होगा नहीं। अगर आप सेकेंडरी कॉइल में अगर आप पी फाई एस पी नहीं भी लिखा, सिर्फ फाई एस लिखा, तो मतलब अंडरस्टूड है कि फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू प्राइमरी कॉइल, ठीक है। तो फाई एस बी लिखा वो भी सही है, फाई एस बी लिखा एस पी लिखा तो भी सही है, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें फ्लक्स कितना होगा। तो फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स याद आपको था, बी ए कॉस थीटा बी डॉट ए, बी ए कॉस थीटा। तो अगर आप देखिए कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इसमें करंट ऐसे चल रहा है, करंट हाथ में करंट ऐसे, तो अगर करंट ऐसे इसमें है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पैदा होगा, थम अक्रॉस थम, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पैदा हो रहा है किसमें, इस कॉइल में। अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर, इसका एरिवेटर भी कहाँ, ये भी इधर, तो कितना एंगल 0 डिग्री, तो बी एक कॉस 0 तो कॉमन ही हो गया, तो उसको लिखा भी नहीं हम लोगों ने, सिर्फ बी इंटू ए लिखा, ठीक है। अब बी इंटू ए लिखा, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड किसका, क्या खुद का होगा, अभी तो इसमें करंट इसमें अभी करंट तो है ही नहीं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड तो इसका ही होगा, क्योंकि इसमें करंट आप चला रहे हैं लगा कर बैटरी, तो इसका आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो एक रिंग से आपको याद है फॉर्मूला, मी नॉट आई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 3/2, आपको याद हो, आपने वहाँ पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर रिंग, ठीक है, आपने पढ़ा था। अब यहाँ पर जो कि एन टर्न्स है, तो आप एन से इंटू कर दिया, तो मी नॉट एन, तो एन इंटू आई पी है, इंटू क्या हुआ है
ठीक है। तो म्यू नॉट आई पी एन पी आर स्क्वायर और 2 × r² प्लस ये डी जो दूरी है यहाँ निकाल रहे हैं आप इससे मैग्नेटिक फील्ड, तो d² 3/2 ये फॉर्मूला है। इसके वजह से इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड पता हो गया आपको, अब गुना करना आपको एरिया है, तो गुना एरिया कितना है किसका, सेकेंडरी का, ठीक है, जो कि आपको इसका फ्लक्स निकालना है। तो इसका क्या होगा एरिया, स्मॉल पाई आर स्क्वायर, ये स्मॉल आर है तो पाई आर स्क्वायर चूंकि स्मॉल आर, ठीक है। तो इसमें इंटू कीजिएगा पा पे पाई आर स्क्वायर इसके वैल्यू में बी पी इंटू ए एस इसका एरिया सेकेंडरी कॉइल का। तो आपका इसका आ जाएगा फ्लक्स, तो ये फ्लक्स कितना आया, फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू प्राइमरी कॉइल, अब पी इसमें लिखा हुआ है। तो आप आई पी को अगर बाहर कर दीजिए तो अंदर में ये बचेगा म्यू नॉट पाई n1 n2 r² 2 r² प्लस d² 3/2 ये कुछ ये बचेगा। तो जो आई पी को छोड़ के जो बच रहा है, जो बच रहा है उसको ही बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब देखिए क्यों, क्योंकि ये सब चीज़ कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, नंबर ऑफ टाइम्स भी कांस्टेंट, वो चीज़ें होगा नहीं, n2 भी कांस्टेंट, r भी कांस्टेंट, r बड़ा r भी कांस्टेंट, सब कांस्टेंट है, कोई नहीं बदलेगा। बदलेगा क्या, बदलेगा सिर्फ इसमें करंट, आप कम और बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, बदलने वाला सिर्फ क्या था, करंट, ठीक है। तो ये बाहर बाकी जो बचा वो क्या है, तो ये सब जगह लिया हुआ था एम का, ठीक है। तो हम ये लिखें, हाँ क्या हम यहाँ हम ये लिखें एम इंटू आई पी लिखें, बात बराबर है। तो यहाँ पर एम क्या होगा, एम का वैल्यू इतना आया। अगर क्वेश्चन में पूछ लेगा कि बताइए 2 रिंग दे रहा है, 2 कॉइल दे रहा है, पूछा कितना होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो फार्मूला ऑफ एम इतना आया, म्यू नॉट एम बाई 1 n1 n2, ये पूरा आपको आना चाहिए फार्मूला ऑफ एम, ठीक है, एज इट इज़ जैसा मैंने लिखा है। एक शॉर्टकट भी क्या है कि हमको पता है कि फ्लक्स जो सेकेंडरी कॉइल में है वजह कौन है, आईपी, करंट इन आईपी है, तो इससे प्रोपोर्शनल होता है। जब ये हटेगा तो आपका एम आएगा, यहाँ पे एम लिखा हुआ है, तो यहाँ से एम कितना आएगा, तो 5s लिखिए या इस पर बात बराबर है, तो 5s बाई आई पी, ये आपका है फॉर्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। बहुत ईजी है, आप ऐसे भी शॉर्टकट है, और ये सही तरीका तो ये था जो मैंने आपको डायरेक्ट करके दिखाया आप लोग को। अच्छा, अब हम लोग आते हैं इंड्यूस, इसमें कितना जो पैदा हो रहा है आपका ई एम एफ वो कितना होगा। तो सिंपल है, फ्लक्स पता आपको हो गया इसका, फ्लक्स इन सेकेंडरी का, तो d∅s/dt, तो अब टाइम से भाग कर दीजिएगा तो आपका आ गया, तो ई एम एफ कितना है, -m d∅p/dt, ये आपका आंसर आ गया ई एम एफ इंड्यूस का। अच्छा, इसमें देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो होता है ना एसआई यूनिट, वो हेनरी होता है, क्योंकि एल और एम में कोई फ़र्क नहीं है, बस फ़र्क डायमेंशन का, उसका डायमेंशन कुछ और था, यहाँ पे डायमेंशन इस सर्कुलर कॉइल का डायमेंशन है वो कुछ और वो कुछ और, लेकिन बोथ आर सेम, एम एल दोनों ही सेम है, एल का भी हेनरी इसका भी हेनरी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप होइए कंफ्यूज कि इंडक्टेंस अलग है, अब म्यूचुअल मतलब कि आपसी इंडक्टेंस है, तो इंडक्टेंस ही, तो जो इंडक्टर का हो रहा था ऐसा यूनिट वो इसका भी होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। अब एक चीज़ और देखिए आप, इसमें जो आपका करंट चला, इसमें अगर करंट बढ़ रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा होगा तो इसमें कुछ करंट ऐसा पैदा होगा कि इसको अपोज करे, तो इसमें करंट चलेगा ऐसा, ठीक समझ है, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से हम देख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसा, तो ऐसा चलेगा, तो ऐसे इसका मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा इधर, इसको अपोज करेगा, ठीक है। तो इंड्यूस का डायरेक्शन का पता करना रहेगा, तो अगर ये करंट बढ़ रहा होगा तो ऐसा, अगर ये करंट ये जो करंट घट रहा होगा तो इसको सपोर्ट कर देगा ऐसा ऐसा, ठीक है। खैर, ये आपका काम पड़ सकता है मे बी। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, हम लोग बात करते हैं कि इससे एक वायर है, वायर में आपका करंट चल रहा है, तो जो मेन वायर होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, क्योंकि जिसमें आप करंट चला रहे हैं मेन करंट उसको बोलते हैं प्राइमरी। तो इसमें पूछा बोलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, कैसे निकालेगा, तो पहले आप निकालिएगा फ्लक्स, ये फ्लक्स कैसे आया होगा, इसमें हम लोग क्या होंगे इंटीग्रेशन, मैंने यहाँ पर ज्ञानी क्योंकि मैंने आपको पहले पढ़ाया है, ठीक है। तो आप बस यहाँ समझें कि इसका आपका जो फ्लक्स आया, ये फ्लक्स इस सेकेंडरी कॉइल है, ये प्राइमरी कॉइल हो गया, फ्लक्स कितना आया था म्यू नॉट आई पी एल इंटू एल एन ए प्लस एल बाई ए 2 पाई, तो कितना आपका होगा एम, तो आपको पता था कि एम के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी फ्लक्स है उसमें भाग करते हैं आई पी से, तो आई पी से आपकी जगह डिवाइड है, तो ये जो बचेगा वो आपका आ जाएगा एम, तो एम कितना है म्यू नॉट एल एन ए प्लस एल बाई ए बाई अपॉन 2 पी। तो ये जो वैल्यू आया, ये वैल्यू आपके नीट में सिलेबस में नहीं है, जेई मेंस में एडवांस में पूछ सकता है मे बी, हालांकि वहाँ भी नहीं पूछा है, ठीक है, लेकिन एडवांस में पूछ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन म्यूचुअल इंडक्शन इन इंडक्टर, ठीक है। हम लोग यहाँ पर आते हैं, आप 2 लिया इंडक्टर, एक का माना N1 ∅1 I1, एक का माना I2 N2 ∅2, ठीक है, 2 लिया है। तो एक चीज़ को पता होना चाहिए कि एक नया टर्म आप गा रहा है के क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का कि
इसका फ्लक्स इसमें, ठीक है, मान लें कि इसका फ्लक्स जो है कुछ यहाँ गया होगा, कुछ इसके अंदर रहा होगा, तो जो यहाँ गया होगा 10% और इसका फ्लक्स खुद का 100% है। मान लीजिए जो इसके, क्योंकि इस खुद का रिंग अगर देखें, देखिए अगर करंट चल रहा है ऐसे ऐसे चल रहा है, तो ऐसे हाथ घुमाइए तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, इसका फ्लक्स यहाँ पर, इसका फ्लक्स तो 100% होगा क्योंकि सब फ्लक्स इसका इसके अंदर में होगा, लेकिन इसका फ्लक्स इसका थोड़ी सबका सब इसमें चल जाएगा, कुछ हिस्सा इसमें जाएगा। मान लीजिए कि गया है 10%, तो हमको निकालना हो कि कितना हो के बताइए। तो जो गया है वो और इसका खुद का, तो जो गया 10% अपॉन खुद का 100%, 10/100% कितना आया 0.1, तो फ्लक्स नहीं, आपका वैल्यू ऑफ के आ गया। इसको ही बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कपलिंग मतलब कि कितना एक का फ्लक्स दूसरे इंडक्टर में कितना शेयर उसका गया है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। देखिए यहाँ लिखा हुआ फार्मूला 512, ये भी फार्मूला है, दोनों ही फार्मूला आपका के का है। 5 मतलब कि फ्लक्स इन 1 ड्यू टू 2 अपॉन फ्लक्स इन 1, ठीक है, इसका रेशियो कहीं हम लोग बोलते हैं के, फ्लक्स इन 2 ड्यू टू 1 अपॉन फ्लक्स इन 2, इसको ही हम लोग बोलते हैं के। अच्छा, अब हमको निकालना, सपोज इसका निकालना हो 5-1, तो निकाल लेंगे हम लोग L1 N1 I1। हमको पता है ना फार्मूला ऑफ फ्लक्स था, याद होगा, I था LI, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ टर्न से इंटू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे N कॉइल्स है तो N से इंटू करना पड़ेगा, L1 NI, L2 N2 I2, ठीक है। अच्छा, जब आपको पता होगा इसका आपका वैल्यू ऑफ फाई, तो आपका निकाल सकते हैं आप एम था फाई, एम का वैल्यू था 5/IP, ठीक है। तो हम इसमें डिवाइड कर देंगे आपका आई से, तो आपका एम भी आ जाएगा, इसका भी एम आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, एम आने के बाद अगर इस सिस्टम का पूछेगा आपसे, बताइए कितना होगा आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो एक शॉर्टकट फार्मूला भी है कि आपको के पता रहेगा कि क्वेश्चन में दे देगा आपको, तो के दे देगा, के आने के बाद इसका दे देगा L1 L2 दे देगा, आप पुट के देगा, आपका आंसर आ जाएगा। रूट में है, मान लें कि L1 दिया है सपोज 1 दिया है 1 हेनरी, L2 दिया है 2 हेनरी, तो कितना L2 दिया 4 हेनरी, तो कितना हो गया दोनों का प्रोडक्ट 4 हो गया, 4 का रूट बाहर आ गया तो 2 हो गया, और के दे देगा 1/2, सपोज के दिया 1/2, तो 1/2 इंटू 2 कितना आंसर आया 1, तो एम का वैल्यू कितना है 1 हेनरी, आंसर आपका आ गया। कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, ठीक है, इतना टेंशन वाली बात नहीं है, दूसरे के नेट में नहीं आएगा, ठीक है, ये चीज़ नेट का नहीं है, याद रखिए एक बात। लेकिन हाँ, क्योंकि एम्स जो कंबाइन हुआ है, तो थोड़ा डर है कि मे भी आ जाए, अब तक नहीं आया। अच्छा, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कपलिंग ऑफ इंडक्टर। इसमें क्या होगा, जैसे कि एक ये आपका इंडक्टर है, एक ये है, सोचिए क्या इसका पूरा फ्लक्स इसमें चल लगा, नहीं, इसका फ्लक्स से मान लेकर इसमें अगर करंट चल रहा होगा ऐसे, ठीक है, देखिए इसका मैग्नेटिक फील्ड हमको तो इतना आइडिया है कि पूरा तो जाएगा ही नहीं, इसका मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगा कुछ बाहर में होगा और मेन तो होगा अंदर में, तो जो बाहर होगा वही इसमें कुछ जाएगा, तो जो भी होगा इसका जो इसमें गया वो कुछ परसेंटेज गया होगा 5-10 कुछ भी, इसका खुद का, तो खुद का इसमें जो गया वो और खुद का, तो ऑब्वियसली बात है कि वैल्यू ऑफ के 0 से 1 के बीच में ही होगा। अच्छा, अब यहाँ हम लोग चेक करते हैं, इसका जो फ्लक्स होगा वो ऐसे होगा, ऐसे होगा, इसका फ्लक्स इसमें नहीं जाएगा, इसका फ्लक्स इसमें नहीं आएगा, इसका फ्लक्स इसमें नहीं जाएगा, तो वैल्यू ऑफ के कितना होगा 0 होगा, ठीक है। अच्छा, अब आइए इसका देखिए, एक पहले से लगा हुआ था इंडक्टर, एक और इसमें लगा दिया, तो इसका फ्लक्स इसमें पूरा है, इसका फ्लक्स इसमें पूरा है, ठीक है। L1 का फ्लक्स L2 में है, L2 का फ्लक्स L1 में, दोनों का आपस में हो गया कॉन्साइड, तो क्या वैल्यू ऑफ के कितना होगा, तो इसका भी 100%, उसका भी 100% अपॉन, तो आंसर है 1, ठीक है। जब पूरा फ्लक्स दोनों का यूज़ हो जाए एक दूसरे में, तो आंसर 1 होगा, पूरा यूज़ ना हो बीच में हो तो 0 के बीच में होगा, और कुछ ना हो तो 0 होगा। अब आइए एडिंग, ठीक है, सीरीज एडिंग और पैरेलल एडिंग। देखिए इसको बोलते हैं हाई पोलरिटी, और जहाँ डॉट नहीं होगा वहाँ होगा लो पोलरिटी, ठीक है। मान लें कि इसका भी हम वैल्यू है, दोनों का अगर सेम ले, म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू एम ले, तो अगर सेम एडिशन पर रहेगा तो क्या होगा, तो इसका कितना होगा L इक्विवेलेंट L1 + L2 + 2m, अगर सेम पोलरिटी है तो, हाई वोल्ट लो वोल्ट सेम पोलरिटी है तो। और अगर ऐसा हुआ कि ये पोलरिटी उल्टा, हाई यहाँ लो यहाँ हाई यहाँ, उल्टा हो गया, लो यहाँ हाई यहाँ लो यहाँ, तो जब ऐसा होगा तो कीजिएगा सब्ट्रैक्शन, पोलरिटी सेम तो एडिशन, पोलरिटी उल्टा सो सब्ट्रैक्शन, सिंपल, इसमें कुछ करना है नहीं आपको, ठीक है। अब आइए पैरेलल में, पैरेलल एडिंग कनेक्शन, वो ऐड नहीं AID है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा, अगर पोलरिटी सेम है, देखिए पैरेलल में है और पोलरिटी सेम है, हाई लो पोलरिटी सेम है, तो पोलरिटी सेम होगा, ठीक है। यहाँ पोलरिटी उल्टा है, तो देखिए ऊपर का जो आंसर दोनों का सेम ही है ना, L1 L2 - 2m², L1 L2 - m², फर्क सिर्फ नीचे में है,
तो इसको ऐसे याद करते हैं कि अगर पोलरिटी सेम तो सब्ट्रैक्शन, पोलरिटी अगर उल्टा है तो एडिशन, अगर पोलरिटी सेम है तो सब्ट्रैक्शन, और अगर पोलरिटी उल्टा है तो एडिशन। ठीक है, ये बात यानी कि ये बात आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इससे आप जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ फार्मूला एज इट इज है। ठीक है, तो आप लोग का ईएमआई पूरा जो था थ्योरी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और हम लोग आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। तो